प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पाठ 1 से 9 तक सभी कर लिया है। अब इसके बाद शुरू होता है अपना ज्ञान पर्व। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो हमने पाठ 1 से 9 तक पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे और ये इसी के अंतर्गत आएगा अपना ज्ञान परखो, ताकि जो हमने पिछला जो पाठ 1 से 9 तक किए हैं हमें कितना समझ आया। तो आज हम शुरू करते हैं अपना ज्ञान परखो भाग 1। इसके प्रश्न बहुत ही सरल हैं और हमने ये एक बार कर रखा है, तो इसीलिए इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये बहुत आसान है। जैसे पहला प्रश्न ही लेते हैं, मैं आपको करवाता हूँ। पहला, राज्यों के सामने भाषा के नाम लिखें। राज्य दे रखे हैं और वहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषा है उसका नाम हमें लिखना है। तो बच्चों, भाषा आपको पता ही है, भाषा क्या होता है। भाषा द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है, राज्य के नाम दे रखे हैं। भारत में आपको पता है 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं आपने पता किया है। और हम पहले राज्य के नाम लिखेंगे और दूसरी सूची में वहाँ बोले जाने वाली भाषा का नाम लिखें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्यों के सामने भाषा का नाम लिखो। प्रश्न 1, राज्यों के सामने भाषा का नाम लिखो। पहला राज्य है पंजाब। मैं पहले राज्यों के नाम लिख देता हूं, उसके बाद भाषाओं के नाम। दूसरा राज्य है गुजरात। तीसरा है कर्नाटक। चौथा है केरल। और फिर तमिलनाडु। तो जैसा बच्चों आप जानते हैं, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाब से पंजाबी। तो भाषा का हमने आपको बताया था, भाषा का अपना व्याकरण होता है। यहाँ तक मैंने बताया था। बोलियाँ भी हैं। बोली क्या होता है? बोली भी लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन उसे भाषा का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि उसका अपना व्याकरण नहीं होता। तो भाषा उसे ही कहा जाएगा जिसका अपना खुद का स्वयं का व्याकरण हो। और व्याकरण क्या करता है? भाषा का शुद्ध रूप हमें बताता है और भाषा में शुद्धता बनाए रखता भी है। तो ये था भाषा और बोली का अंतर। कुछ बच्चे बोलते हैं भोजपुरी। उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? भोजपुरी बोलते हैं। तो भोजपुरी एक बोली है, भाषा नहीं है, क्योंकि भोजपुरी का अपना व्याकरण नहीं है। ये व्यापक तौर पे बोली जाती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिमी बिहार में, लेकिन इसका अपना व्याकरण नहीं है, इसीलिए उसे बोली का दर्जा मिला है, न कि भाषा का। गुजरात में गुजराती
भाषा बोली जाती है। आप भी बच्चों साथ साथ लिखते जाइएगा, नहीं तो लेसन ख़त्म होने पे जब लिखते हैं तो कुछ बच्चे भूल जाते हैं। इसीलिए साथ साथ वीडियो के साथ साथ आप देखेंगे और लिखते जाएंगे। कर्नाटक का कन्नड़, कन्नड़ भाषा है। उसके बाद केरल में है, केरल की भाषा को मलयालम कहा जाता है। और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तमिल, तमिल भाषा बोली जाती है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले ये राज्यों के नाम हैं और ये उस राज्य में बोले जाने वाली भाषाओं के नाम। तो शुरू करते हैं। पंजाब राज्य में पंजाबी, मुख्यतः पंजाबी बोली जाती है। बच्चों को एक बात ये समझ में आनी चाहिए, यहाँ हम मुख्यतः बोल रहे हैं। यहाँ पे मुख्य का मतलब वहाँ पे भी हिंदी, इंग्लिश और बाकी भाषाएं भी बोली जाती होंगी, लेकिन मुख्यतः। तो ये नहीं कि पंजाब में कोई बंगाली भाषा नहीं बोलता हो, तो ऐसी बात नहीं है। बांग्ला भाषा नहीं बोलता होगा, ऐसी बात नहीं। पंजाब में कोई हिंदी नहीं बोलता होगा, यह बात नहीं। लेकिन मुख्यतः वहाँ के लोग पंजाबी बोलते हैं। मुख्यतः मतलब अधिकांश लोग पंजाबी बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह पंजाब पंजाबी, गुजरात राज्य है, भाषा बोली जाती है गुजराती। कर्नाटक राज्य है, वहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। उसी तरह केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु राज्य में तमिल भाषा मुख्यतः बोली जाती है। तो बच्चों साथ साथ इसको नोट करते जाइए ताकि मैं अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न भी बहुत ही सरल है। खाली स्थान भरो। तो रिक्त स्थान भरना है और हमें मंजूषा भी दे रखी है। मंजूषा क्या है? वो शब्द भी दे रखे हैं जिनसे भरा जाएगा, लेकिन आप परीक्षा में आपको मंजूषा नहीं मिलेगी, आप उसके लिए भी एकदम तैयार रहेंगे। और ये बहुत ही सरल है। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। पंजाब राज्य में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक राज्य में मुख्यतः कन्नड़ भाषा बोली जाती है। उसी तरह केरल राज्य में मुख्यतः मलयालम भाषा बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो। 4 वाक्य हैं, हम चारों वाक्यों को लिख लेते हैं। पहला है हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि रिक्त स्थान दिया है हमें लिपि का नाम लिखना है। दूसरा है वर्णों के समूह को रिक्त स्थान दिया गया है, कहते हैं। तीसरा वाक्य है
व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को रिक्त स्थान कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, अल्पविराम, स्थान या भाव के नाम को रिक्त स्थान कहते हैं। चौथा और अंतिम वाक्य है, लिंग के रिक्त स्थान भेद हैं। लिंग के रिक्त स्थान दिया हुआ है, भेद हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने वाक्यों पर। मंजूषा आपको दे रखी है, लेकिन परीक्षा में मंजूषा नहीं दी जाएगी, तो इसीलिए मैं मंजूषा नहीं लिख रहा हूँ। हिंदी भाषा की लिपि, मैंने बताया था, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा की लिपि देवनागरी। और ये लिपि क्या होती है बच्चों? किसी भाषा के लिखने का ढंग। लिपि ध्वनि संकेत जो होते हैं उनका लिखित रूप होता है। लिपि क्या होती है? जो ध्वनि संकेत, जो ध्वनि हमारी मुख से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, उसका लिखित रूप होता है। और हर भाषा का जो है लिपि अलग होता है, लिखने का ढंग अलग अलग होता है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत, आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं, हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं की लिपि एक ही है। कौन सी है? देवनागरी। तो हम लिखते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मैं इसको रेड पेन से लिखता हूँ तो ज़्यादा सही लगेगा। देवनागरी। देवनागरी ठीक उसी तरह वर्णों के समूह को, हमें पता है वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दोनों को मिला के हम वर्ण बोलते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और इनका जो समूह है, अगर क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है तो हमें पता है वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की माला। वर्णमाला का क्या अर्थ होता है? वर्णों की माला। तो हम इसे लिखेंगे वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को रिक्त स्थान। तो ये संज्ञा, हमें पता है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को। ये भाव क्या होता है? भावनाएं जो मन में उमड़ती हैं, जैसे ईमानदारी। इसमें अवस्था भी आती है, जैसे बचपना, बुढ़ापा, जवानी। गुण दोष भी आता है, अच्छाई, ऊंचाई, लंबाई, ये सब भाव में आते हैं। तो ये व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब हम चलते हैं, हमारा जो चौथा है, लिंग के रिक्त स्थान भेद हैं। हमें पता है लिंग के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, हमने आपको कराया था पाठ पे। तो लिंग के दो ही भेद होते हैं। तो यहाँ पे संख्या पूछा है, कुछ बच्चे लिख देते हैं उनके नाम,
तो बड़े ध्यान से पहले हमें पढ़ना है कि पूछा क्या है। इसमें लिंग के रिक्त स्थान भेद हैं, तो इनकी संख्या पूछा। तो हम जानते हैं लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से आपको पता ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बहुत सही। तो यहाँ पे हमें केवल उनकी संख्या लिखनी है। तो कितने भेद हुए? 2। हम लिखेंगे 2। लेकिन एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मैं चाहूँगा आप साथ साथ इसे अपने व्याकरण के पुस्तक में भी लिखते जाएं। खाली स्थान भरो। हमें रिक्त स्थान दिया हुआ, मंजूषा भी दे रखा है। मैंने जानकर मंजूषा नहीं लिखा है क्योंकि हमें परीक्षा में हो सकता है मंजूषा ना मिले। तो अब बिना मंजूषा की मदद से भी इसको कर सकते हैं। एक बार देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। मैंने आपको एक और बात बताई कि संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। तो अपने ज्ञान के लिए इसको भी आप याद रखेंगे। दूसरा है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमें पता है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और जब ये क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं और तब इनके समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों की, इसका अर्थ होता है वर्णों की माला। जैसे माला लयबद्ध तरीके से एक के पीछे एक लगा के गूंथे जाते हैं या बनाए जाते हैं, उसी तरह वर्णों माला में भी वर्ण जो होते हैं, स्वर और व्यंजन को एक खास क्रम में लिखा जाता है तथा रखा जाता है। इसीलिए उनके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा ही है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। मैंने भाव के बारे में बताया। यहाँ पे मन की भावनाओं के बारे में बताया गया, जैसे खुशी, प्रसन्नता, हंसी। ये सब क्या है? ये सब भाव है। तो इन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। लिंग के भेद का भी हमें संख्या बताना था। कुछ बच्चे भेद के जब आता है तो उन भेदों के नाम लिखने लगते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये गलत है। जब संख्या पूछा है तो हम केवल संख्या ही बताएं। तो लिंग के 2 भेद होते हैं। बहुत ही सरल है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं, तीसरा प्रश्न है हमारा, मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। तो शब्द दिए गए हैं और चित्र भी दिया गया है ताकि हमें कुछ गलती होने का कोई गुंजाइश ही न रहे। तो तीसरा प्रश्न है, मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। चित्र भी दे रखा है। तो हम करते हैं अपना तीसरा प्रश्न, जो कि है मात्रा लगाना है। चित्र दिया गया है और मात्रा लगाना है। प्रश्न तीसरा, मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। पहला है, क्या कैंची भी बनानी पड़ेगी? हमने इसमें शब्द क्या है? च है। च पे बड़ी ई की मात्रा हमें पता है, यहाँ तक दिया गया है तो इसमें बड़ी ई की मात्रा हमें लगानी है। तो बच्चे ये शब्द क्या है? कैंची। हमें इसे ध्यान से लिखना है। इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाई गई। उसी तरह दूसरा शब्द है हमारा कटोरी।
तो आप देख रहे हैं कैसे लिखा है, क लिखा है, ट लिखा है और री लिखा है। तो इसमें किसकी मात्रा नहीं है? इसमें ओ की मात्रा नहीं है, तो हम ओ की मात्रा लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा कटोरी। तीसरा शब्द है नदी। जैसा कि आपको पता है, इसमें नदी का चित्र दे रखा है। एक बहती हुई नदी दिखाया है। कहाँ से? पर्वतों से, पहाड़ों से ये नदी बह रही है। इसमें लिखा है न और द। तो बच्चों, इसमें द में हमें मात्रा लगानी है, तो बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तभी बनेगा नदी। क्या बनेगा? नदी। तो बहुत ही सरल है, और चित्र देखने से तो हमें और सही शब्द का पता भी चल जाता है। अगला चित्र दे रखा है, माला, मोतियां हैं और धागे में पिरोया गया है। और क्या नीचे लिखा है? हमें ल में मात्रा लगाना है ताकि माला बन सके। तो किसकी? आ की मात्रा लगेगी। बहुत ही सरल है। ल में आ की मात्रा, तो बन जाएगा ये शब्द माला। क्या बन जाएगा बच्चों? माला। शब्द बना माला। अब हम चलते हैं, अंतिम जो चित्र है वो क्या है? बहुत ही सही दिया गया है। चित्र देखते ही पता चला कि अरे यह तो इसकी बात की गई है। मात्रा लिखा है थ और ला। तो ये है, थ पे कौन सी मात्रा लगेगी? ये औ की मात्रा लगेगी, थैला। किसकी लगेगी? औ की। ये बन गया थैला। तो बच्चों, चित्र की सहायता से हमने शब्द में जो मात्रा की कमी थी वो लगा के पूरी की है। तो आप भी साथ साथ लिखते जाओ। मैं एक बार इसको दोहरा देता हूँ ताकि यह आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो शुरू करते हैं। पहला चित्र हमारा कैंची। तो च पे हमने देखा बड़ी की मात्रा लगी है। ठीक उसी तरह दूसरा चित्र है कटोरी। तो इसमें ओ की मात्रा लगी है। नदी में द में बड़ी ई की मात्रा, जैसे इसमें कैंची में च पे बड़ी ई की मात्रा लगी थी, उसी तरह नदी में द पे बड़ी ई की मात्रा लगी है। माला में ल में हमें आ की मात्रा लगानी है, तो हमने लगा के दिखाया है। ये माला बना। और थैला में औ की मात्रा लगाई तो थैला बना। तो ये थे हमारे मात्रा लगाकर चित्र बनाओ। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही सरल है। आप इसे साथ का साथ नोट करते जाएं बच्चों, ताकि आपका काम भी साथ का साथ होता जाए। नहीं तो आखिरी में करने में हो सकता है आप कुछ इसमें गलती ना कर दें। ये बहुत ही सरल है। मेरे ख्याल से आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं अपने चौथे प्रश्न पे चलता हूँ। अब चौथा प्रश्न है क्या, पहले इसको समझ लिया जाए। जब हम चौथे प्रश्न की बात कर रहे हैं तो उसको पहले समझ लिया जाए। संज्ञा पदों को रेखांकित करो। रेखांकित करना, अंडरलाइन करने को कहा जाता है। और संज्ञा पद क्या होता है? संज्ञा होता क्या है? संज्ञा क्या होता है? अभी हमने परिभाषा आपको बताई थी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं, संज्ञा कहलाता है। फिर से एक बार,
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हम भाव का अर्थ है जो मन में उमड़ने वाले भाव होते हैं, जैसे खुशी, दुख, प्रसन्नता। इसके अलावा गुण दोष भी आता है। गुण दोष, ईमानदारी, इसके अवस्था भी आती, लंबाई, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब अवस्थाएं भी होती हैं। तो इसमें संज्ञा पदों को रेखांकित करो। हम इसमें से संज्ञा जो हैं उनको रेखांकित करेंगे, मतलब अंडरलाइन करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे करीब 3 वाक्य दे रखे हैं, हम तीनों वाक्यों को लिख लेते हैं, फिर संज्ञा पद के बारे में आपको रेखांकित करके दिखाएंगे। तो प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4, तीसरा तो हमने क्या रखा है, संज्ञा पदों को, संज्ञा पदों को रेखांकित करें। करो। पहले हम वाक्यों को लिख लेते हैं। गंगा पवित्र नदी है। हिमालय शत्रुओं से हिमालय शत्रुओं से हिमालय शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है, से भारत की रक्षा करता है। माधव बाजार से माधव बाजार से चावल लाया। तो बच्चों ये 3 वाक्य हैं, हमें क्या करना है, तीनों वाक्यों को एक बार पढ़ना है और संज्ञा के जो पद हैं, संज्ञा शब्द हैं, उनको रेखांकित करें। तो फिर से एक बार शुरू करने से पहले आपको बता दें संज्ञा होता क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमें इनमें एक एक करके चलते हैं, मैं आपको बताते भी जाऊंगा। जैसे गंगा एक नदी का नाम, तो ये संज्ञा हुआ। पवित्र ये भावना है, भाव है मन का, तो ये भी संज्ञा पद है। नदी क्या है, नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। गंगा क्या हो गया, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, कोई खास नदी है। बच्चों क्या है, खास नदी है, इसीलिए इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नदी जातिवाचक संज्ञा यही। हिमालय फिर संज्ञा है, खास पर्वत का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय को भी हमने अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया है। शत्रु और मित्र ये क्या है, भावनाएं होती हैं। भारत देश है, एक देश का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। रक्षा एक फिर भावना है। माधव एक किसी बच्चे का नाम है, माधव या व्यक्ति का नाम है, माधव। बाजार स्थान हो गया। चावल वस्तु हो,
तो ये थे हमारे क्या थे, संज्ञा पद, हमने इनको रेखांकित कर दिया। गंगा, पवित्र नदी, हिमालय, शत्रुओं, भारत, रक्षा, माधव, बाजार, चावल। तो ये थे हमारे संज्ञा पद, हमने इनको रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है। अब हम अपने चौथा प्रश्न कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।